लास्ट लेक्चर में हमने इम्यूनिटी सिस्टम की बात कर रहे थे हम, जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम के डिसीज़ की बात कर रहे थे हम, जिसमें हमने ऑटो इम्यून डिसीज़ देखे कौन कौन से हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्यून डेफिशिएंसी डिसीज़। इम्यून डेफिशिएंसी मीन्स क्या? वी नो इम्यून सेल बिकम डेफिशिएंट। सेल्स जो हैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के वो डेफिशिएंट हो जाते हैं, मतलब ही इम्यूनिटी डिसीज़, इम्यूनिटी डेफिशिएंसी डिसीज़। इसमें अब एक कॉमन एग्जाम्पल जो है वो हमको पता है, एंड दैट इज एड्स। वी वेरी वेल नो अबाउट इट नाउ। सो एड्स टी हेल्पर सेल्स को अटैक करता है इसमें, और ये एक्वायर्ड है, मीन्स आफ्टर बर्थ। दूसरा एक डिसीज है इसमें, स्किड है, सीवियर कॉम्बिनेशन इम्यूनिटी डिसीज। इसमें क्या होता है? लैक ऑफ एडीए जीन। अब ये डिसीज भी हम पढ़ चुके हैं। एडीए जीन का लैक मतलब क्या? एडिनोसाइन डीएमिनेस, एडिनोसाइन डीएमिनेस एडिनोसाइन डीएमिनेस एडेनाइन जीन लैक होता है, और ये जेनेटिक है, मीन्स बाय बर्थ है। ये एक्वायर्ड है, ये जेनेटिक है, ये याद रखना है। इतना ही है इम्यूनिटी डेफिशिएंसी डिसीज में, इतना ही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलर्जी। अब हम एलर्जी के बारे में देखेंगे। एलर्जी मीन्स क्या? इसमें हमारी बॉडी मतलब बहुत संवेदनशील हो जाती है, हमारा जो सिस्टम है बॉडी का संवेदनशील हो जाता है। लाइक इफ आपका कोई फ्रेंड है, सपोज वो कोई ऐसा फ्रेंड है जो छोटी से छोटी बात पर रूठ जाता है या छोटी छोटी बात को सीरियस ले लेता है, तो सिमिलरली अगर हमारी बॉडी छोटी से छोटी बात पर नाराज होती है या रूठ जाती है तो उसको कहते हैं एलर्जी। एलर्जी हम सबको पता है, छींक आना, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं। मतलब छोटी से छोटी बात पर अगर हमारा इम्यून सिस्टम नाराज हो जाता है तो उसको कहेंगे, एक तो हाइपर सेंसिटिविटी और दूसरा कहेंगे कि एलर्जी है। सो exaggerated response of immune system to certain antigen present in environment। अब ये कुछ भी हो सकता है, एलर्जी किसी भी चीज़ की हो सकती है। वी नो पोलन्स की हो सकती है, इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ हो उसकी एलर्जी हो सकती है। फूलों से एलर्जी बोलते हैं ना, तो पोलन्स प्रेजेंट होते हैं, वैसी एलर्जी हो सकती है। कई ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी सिटी में जाते हैं तो उनको वहाँ कुछ ऐसे होने लगता है, छींके, सर्दी वगैरह कुछ भी, मतलब वहाँ एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा है जो इनको सूट नहीं करता है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इन्वायरमेंट में है या कहीं भी, एनी सब्सटेंस, कुछ खाने से भी हो सकता है। लाइक अब दही जैसे हैं, सबकी फेवरेट होती है और बहुत फायदेमंद भी होती है। बट अगर कोई दही खाता है और दही को देख के उसका इम्यून सिस्टम पागल हो जाता है एंड स्टार्ट्स रिएक्शन, उसका रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, तो उसको बोलेंगे एलर्जी। अब तो दही क्या हुआ यहाँ, उसको बोलेंगे एलर्जन। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एलर्जी करवाता है उसको बोलते हैं एलर्जन। सो एलर्जन्स कोई भी कुछ भी हो सकता है, माइट्स इन डस्ट, पोलन, एनिमल डेंडर एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। एलर्जन्स वो सब्सटेंस हैं जो एलर्जी करवाते हैं। अब एलर्जन प्रोड्यूस एंटीबॉडी, आईजीई का क्या मतलब है? हमने आईजीई जब एंटीबॉडीज पढ़ रहे थे तब उसमें देखा था आईजीई में कि वो कब आता है, दो टाइप की डिसीज इन्फेक्शंस में मेनली आता है, एक एलर्जिक एंड एक हेलमिंथिक इन्फेक्शन, हेलमिंथिक डिसीज, इनमें ये आता है। तो एलर्जी में भी आएगा, आईजीई एंटीबॉडी आता है हमारे बॉडी से। और ये भी हमने पढ़ा था कि वो क्या होगा, फिर मास्ट सेल से हिस्टामाइन को रिलीज करेगा। हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन जो है वो रिलीज करता है। अब हिस्टामाइन क्या है? वासोडायलेशन है, वासोडायलेशन है, डायलेट करने लगेगा ब्लड वेसल्स को, और परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी परमिएबिलिटी। क्या होगा? सिम्टम्स आने लगेंगे उससे, वासोडायलेशन में ब्लड वेसल्स डायलेट होने लगेंगे, तो स्नीजिंग
और रनिंग नोज, वाटरी आइज, इचिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सब सिम्टम्स आने लगेंगे, मतलब एलर्जी हो रही है। हिस्टामाइन रिलीज हुआ तो ये सब चीज़ें सिम्टम्स आएंगे और इट इज़ अ एलर्जी। नाउ अभी एलर्जी को अगर हमको पहचानना है तो ठीक है, टू डिटरमाइन कॉज ऑफ एलर्जी कि हाँ एलर्जी है, तो पेशेंट इज एक्सपोज और इंजेक्टेड विथ वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जन एंड रिएक्शन आर स्टडीड। ऐसे रिएक्शन स्टडी होते हैं, बट एलर्जी की कोई ट्रीटमेंट या दवाई नहीं, ड्रग्स हैं अभी हम देखेंगे, बट वो कैसे, जब तक उसका असर है तब तक ठीक है, नहीं तो फिर वैसे ही। मेन एलर्जी में क्या है, हमको ही प्रिकॉशंस लेने हैं कि वी हैव टू नोट कि क्यों हो रही है, क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ इससे ये हो रहा है, क्या इससे ये हो रहा है, तो उसको अवॉइड करें हम। अदरवाइज इसका और कोई इलाज नहीं है पर्टिकुलर, हमेशा मिटाने के लिए इसका कोई इलाज नहीं है। दवाइयाँ अभी हम देखेंगे वो पर्टिकुलर जितना उसका असर रहेगा उतना काम करती हैं। सो अब एलर्जी भी अलग अलग टाइप्स की होती है। पोलन की एलर्जी को हे फीवर बोलते हैं। इसके बाद अस्थमा हो गया, अस्थमा और भी हैं, यू नोट दिस डाउन देन वी विल सी। सो मॉडर्न, ये एनसीईआरटी की एक लाइन है जो दी गई है अबाउट एलर्जी। Modern lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitive to allergens. मॉडर्न लाइफ जो है हमारी आजकल की लाइफ, इसमें इम्यूनिटी कम हो गई है और बॉडी जो है वो आजकल के ज़माने में मोर सेंसिटिव हो गई है एलर्जेंस को। मोर एंड मोर इसमें इन्वॉल्व कौन है, चिल्ड्रंस इन्वॉल्व है, ऐसे एनसीईआरटी का कहना है कि मोर एंड मोर चिल्ड्रंस इन मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम एलर्जीज एंड अस्थमा। ये किस लिए हो सकता है, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ। पहले तो मम्मी पापा ध्यान रखते हैं ना बच्चों का, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो बहुत सारा प्रोटेक्शन होता है अर्ली लाइफ में। बोलते हैं, ऐसे बोला गया है एनसीईआरटी में कि उस वजह से भी मे भी हो सकता है, दिस कुड बी, बट ये एनसीईआरटी की लाइन है कि मोर एंड मोर चिल्ड्रंस में और आजकल मॉडर्न एज में इम्यूनिटी बहुत लो है और बॉडी इज मोर सेंसिटिव टू एलर्जेंस। कौन कौन से एलर्जीज है नाउ, एक होती है हे फीवर, जो पोलन्स की एलर्जी होती है उसको हे फीवर बोलते हैं। दूसरा हो गया ब्रोंकियोल्स में, अस्थमा, मतलब ब्रोंकियोल्स में स्पाज्म होगा। क्या होता है इसमें अस्थमा में, कैसा आवाज़ आता है, वीपिंग साउंड आता है। कब आता है, एक्सर्शन में। हमने कब पढ़ा था वूपिंग साउंड आता है, पर्ट्यूसिस, काली खांसी, याद आया, वो इनहेलेशन में होगा, इसमें एक्सर्शन में होता है। सो ये पता, अभी आपको पता है। इसके अलावा अर्टिकेरिया और एक्जिमा, अर्टिकेरिया एंड एक्जिमा। अब ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एलर्जीज, तो उनमें ये भी था, अर्टिकेरिया एंड एक्जिमा भी था, बट ये एलर्जीज ही हैं, ये दोनों स्किन की एलर्जीज हैं, मतलब स्किन पे रैशेज और इचिंग होने लगती है बहुत सारी, तो ये स्किन की एलर्जीज आएंगी। ये अस्थमा हो गया ब्रोंकियोल्स का, हे फीवर हो गया पोलन की एलर्जीज। ट्रीटमेंट एकदम कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बेस्ट थिंग इज टू अवॉइड द चीज़, उसको जाने पहचाने कि इससे एलर्जी हो रही है और उसको अवॉइड करें। इसके अलावा ट्रीटमेंट है, जो ड्रग्स हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग दिया जाता है क्योंकि हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, और एड्रेनालाइन और स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं मोर सीवियर केसेस। एड्रेनालाइन और स्टेरॉइड्स तो जनरली भी किसी भी पेशेंट को ओटी में लेते हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो एड्रेनालाइन और स्टेरॉइड हमेशा रेडी होता है, वो दिया ही जाता है, क्योंकि पता नहीं है पेशेंट किस बात को एलर्जिक है। एक सिंपल सा पैरासीटामॉल भी दे दिया उसको ड्यूरिंग ऑपरेशन या कुछ भी प्रोसेस हो रहा है तो, और छोटी से छोटी चीज़ पे उसको अगर एलर्जी बॉडी रिएक्ट करने लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए ये ऑलवेज दिए जाते हैं हमेशा। इसके अलावा ये है कि ये सब एलर्जी से एक और की बात करेंगे हम, एनाफाइलैक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक क्या है, अब मतलब अब इसमें क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो एलर्जी
बट बहुत तेजी से आया हुआ अटैक, एक तेजी से आया हुआ अटैक है, उसको बोलेंगे एनाफाइलैक्टिक शॉक। मतलब किसी चीज़ से तेजी से एलर्जी हुई है तो तेजी से हमारी बॉडी उसको, मतलब हमारी जो बॉडी संवेदनशील है हो गई है, वो हमारा इम्यून सिस्टम भयंकर संवेदनशील हो गया है, हाइपर सेंसिटिव हो गया है, बहुत गुस्से में है इम्यूनिटी सिस्टम। मतलब खूब सारे आईजी रिलीज होंगे, खूब सारा एकदम से बहुत सारा रिलीज होने लगेगा आईजी, बहुत सारे, फिर क्या होगा, हिस्टामाइन रिलीज होंगे, हिस्टामाइन रिलीज होंगे, फिर क्या होगा, अगेन वासोडायलेशन होगा, ब्लड वेसल्स का डायलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो क्या होगा, ब्लड वेसल में पोर्स होते हैं, उसमें से फ्लूइड लीक होने लगेगा, ब्लड लीक होने लगेगा। अगर ये लीक होता है तो हार्ट तक, ब्रेन तक, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उन तक ब्लड जो है वो कम कम जाने लगेगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि वो डायलेट हो रहा है फ्लूइड, तो वो कम कम जाएगा। उससे क्या होगा, हाइपरटेंशन बढ़ेगी, हाइपरटेंशन बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ही कम जा रहा है तो ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, एकदम से वो फास्ट अटैक आता है पेशेंट को, एंड मे बी उसमें लीड्स टू डेथ भी वो हो सकता है। अगर इम्यून सिस्टम एकदम गुस्से में आ गया, बहुत फास्ट सब कुछ हो रहा है, तब ये शॉक आता है पेशेंट को। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि किसी चीज़ की एलर्जी है या नहीं, और उसको अवॉइड करना, नहीं तो ऐसे हाइपर शॉक भी हो सकता है। मतलब वही अगेन वासोडायलेशन होगा तो ब्लड प्लाज्मा सब फिल्टर हो जाएगा उसमें से, और क्योंकि ब्लड कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, फिर हार्ट और सब पार्ट्स को कम ब्लड जाने लगेगा, जिसकी वजह से एक बड़ा सा शॉक आता है, धक्का लगता है, मे लीड्स टू डेथ। इसका भी ट्रीटमेंट एड्रेनालाइन ही है। सो हियर वी कंप्लीट एलर्जीज, नोट दिस डाउन, देन वी विल टॉक अबाउट ग्राफ्टिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्राफ्टिंग एंड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन तो वी नो, किसी की किडनी किसको ट्रांसप्लांट कर दी तो वो होता है। ग्राफ्टिंग क्या होता है, व्हाट इज़ ग्राफ्टिंग? सपोज स्किन यहाँ पे है, किसी को जल गई है स्किन, तो उसी के थाइस से स्किन निकाल के वो यहाँ लगा देना, तो उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ये होता है ग्राफ्टिंग। अब ट्रांसप्लांटेशन एंड ग्राफ्टिंग, तो ग्राफ्टिंग कैसे कैसे हो सकती है, मतलब कैसे कैसे की जा सकती है ग्राफ्टिंग, व्हाट आर द वेज ऑफ ग्राफ्टिंग। एक तो अब हम जैसे बोलेंगे, जैसे अभी हमने देखा कि ऑटोग्राफ्ट किसको बोलेंगे, बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ सेम बॉडी, उसी पर्सन के, जो मैंने अभी बताया कि स्किन जल गई है तो वहीं उसी के थाई से निकाल के वो स्किन लगा दी, तो उसी के पार्ट से एक होता है वो करना ग्राफ्टिंग, तो उसको बोलेंगे ऑटोग्राफ्ट। ओके, अब ये मोर सक्सेसफुल है क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है, वो ही ब्लड ग्रुप या वो ही सारा सिस्टम है, बॉडी को वही ऑलरेडी पता है, तो बॉडी उसके खिलाफ एक्ट भी नहीं करेगी, तो ऑटोग्राफ्ट। इसके अलावा दूसरा ऐसे कि दो ट्विन्स हो, अगर उनके बीच में किसी को नीड है तो ऑटोग्राफ किया जाए, बट ये ट्विन्स कैसे, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, जो एकदम टू आइडेंटिकल ट्विन्स हमने देखे थे, डायजाइगोटिक एंड मोनोजाइगोटिक। तो मोनोजाइगोटिक जो जिसका जेनेटिक मटेरियल जो है जो बिल्कुल सेम है, तो उसको बोलेंगे आइसोग्राफ्ट। आइसो मीन्स सेम, आइसोग्राफ्ट मीन्स बिटवीन टू आइडेंटिकल ट्विन्स, सेम जेनेटिक कंडीशन कंस्टिट्यूशन जिनमें होगा। इसके अलावा और किस में ग्राफ्टिंग हो सकती है, बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेशीज। दो इंडिविजुअल होंगे, मे बी दे जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे, जेनेटिकली डिसिमिलर इंडिविजुअल्स बट स्पेशीज सेम, मतलब इंसान का ही इंसान को दे रहे हैं, किसी इंसान की किडनी निकाल के किसी इंसान को दे दी वैसा। तो बिटवीन टू इंडिविजुअल्स बट स्पेशीज सेम है, जेनेटिकली डिसिमिलर है, उसको बोलते हैं एलोग्राफ्ट और होमोग्राफ्ट और इंट्रास्पेशीज ग्राफ्ट। ये बोलते हैं टू इंडिविजुअल्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेशीज। इसके अलावा एक होता है
जिसमें दो इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पेशीज, जैसे बंदर की निकाल के इंसान को दे दी तो वो ये हो जाएगा xenograft और कॉल्ड एज हेटेरोग्राफ्ट. होमोग्राफ्ट सेम स्पेशीज, हेटेरोग्राफ्ट बिटवीन टू डिफरेंट स्पेशीज, बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पेशीज. ये होते हैं ग्राफ्टिंग के कैसे कैसे हो सकती है. सोर्स ऑफ ग्राफ्टिंग इसको बोलेंगे, बेसिस और सोर्स ऑफ ग्राफ्टिंग. अब इसमें चांस ऑफ रिजेक्शन कैसा होगा इन चारों में? रिजेक्ट करने का चांस सबसे कम किस में होगा? फर्स्ट वाले में, ऑटोग्राफ्ट, क्योंकि ये खुद ही से खुद की बॉडी को ही हो रहा है तो इसमें रिजेक्शन के चांस सबसे कम होंगे. सबसे ज्यादा किस में होंगे? xenograft में. ये भी याद रखना है. चांस ऑफ रिजेक्शन ऐसे जाता है 4, 3, 2, 1. खुद के अलग अलग स्पेशीज सेम बट इंडिविजुअल्स अलग अलग, सेम ट्विंस, जेनेटिक मटेरियल सेम है, एंड देन खुद ही बिटवीन सेम बॉडी, 2 पार्ट्स ऑफ सेम बॉडी. तो ये चांस ऑफ रिजेक्शन हो गया. अभी डोनर का प्रेफरेंस कैसे आएगा इसमें? जो डोनर होगा 4 प्रेफरेंसेस इसमें आएंगे. अब आप एक बताओ, पहले तो वो खुद ही करेगा, एक तो हमने देखा जैसे उसके अलावा जो होगा डोनर जो होगा खुद का छोड़ के, डोनर जो होगा वो कैसा होना चाहिए? मोस्टली कम रिजेक्ट करेगी बॉडी जिसको, वो कैसा कौन सा होगा? ट्विंस होंगे, आपस में ट्विंस हो. कंडीशन से ही आएंगी कि वो ट्विंस हो, वो भी कैसे हो? मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो जिनका जेनेटिक मटेरियल सेम है. इसके बाद जो आएंगे वो कौन से आएंगे? भाई बहन आएंगे या मम्मी पापा आएंगे? आफ्टर ऑल मम्मी का भी तो ब्लड नाना नानी का ही है ना, तो मोस्टली पहले सिबलिंग्स आएंगे, भाई बहन आएंगे. डायजाइगोटिक हो सकते हैं वो, मोनोजाइगोटिक देन डायजाइगोटिक. उसके अलावा देन पेरेंट्स आएंगे, मम्मी पापा आएंगे. उसके बाद बाकी के रिलेटिव्स आएंगे जो भी हैं, दादा दादी, आंटी अंकल जो भी हैं, वो सारे रिलेटिव्स बाद में आएंगे. तो कैसे होगा प्रेफरेंस डोनर का? सबसे पहले जो प्रेफरेंस दिया जाएगा आइडेंटिकल ट्विंस को, देन सिबलिंग्स, देन पेरेंट्स, देन ब्लड रिलेटिव्स, एंड देन लास्टली फाइनली अननोन डोनर. तो ये प्रेफरेंस होगा डोनर का. मैचिंग एसेंशियल्स फॉर एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट. इसमें मैचिंग के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल क्या होता है किसी भी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट के लिए? तो वो है टिश्यू मैचिंग करना, जिसको MHC बोलते हैं, मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. तो टिश्यू मैच करना, और दूसरा होता है उनका ब्लड ग्रुप, ऑब्वियसली हम सुनते हैं, वो मैच करना इंपॉर्टेंट है किसी भी ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट के लिए. अब इसमें डोनर रिएक्शन, प्रिवेंशन ऑफ डोनर रिएक्शन, उस रिएक्शन से प्रिवेंट होने के लिए क्या? अब हम जानते हैं कि हमारी बॉडी किसी भी नए बाहर से पार्ट आया है तो उसको फॉरेन बॉडी समझ के रिजेक्ट कर सकती है, इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको रिजेक्ट कर सकती है. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? सप्रेस करना पड़ता है इम्यून सिस्टम को, ताकि वो एक्सेप्ट कर सके. तो हमारे इम्यून सिस्टम को इसमें ठप करना पड़ता है, उसको सप्रेस करना पड़ता है, मतलब सप्रेस करने की मेडिसिन देनी पड़ती है. तो वो है पहली मेडिसिन, एक ये है साइक्लोस्पोरोनिन. अब ये मेडिसिन लेके पेशेंट थ्रू आउट द लाइफ चल सकता है, मतलब पूरा लाइफ उनको ये मेडिसिन लेनी पड़ती है इम्यूनो सप्रेस करने के लिए. बट उनको फिर बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि इम्यूनो सप्रेसर ड्रग है, इम्यूनिटी सिस्टम को ठप कर रहा है, तो कोई भी और इन्फेक्शन लगने के वेरी फॉर श्योर चांसेस इनको होते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम ठप है तो जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन लग सकता है. तो मोर केयरफुल इनको रहना पड़ता है, मोर कॉशियस इनको रहना पड़ता है इन पेशेंट्स को. और ये जो ड्रग है साइक्लोस्पोरिन, ये किससे बनती है? फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म, इससे ही बनती है. और दूसरा ड्रग है एजोथियोप्रिन, ये ड्रग है. सो दिस इज ग्राफ्टिंग एंड इम्प्लांटेशन. सोर्स ऑफ ग्राफ्ट हमने देखे, चांस ऑफ रिजेक्शन कैसे होता है, प्रेफरेंस फॉर डोनर, मैचिंग एसेंशियल्स क्या क्या है बिफोर ग्राफ्ट एंड ट्रांसप्लांट, और प्रिवेंशन ऑफ डोनर रिजेक्शन. You note this down, then we'll talk about drug abuse and all. Let's talk about let's now talk about alcohol and drug abuse. Details में काफ़ी देखने वाले हैं हम इसे. पहले हम देखेंगे कि इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है, बट ये कब होती है मेनली
एडोलसेंस में ये होती है। एडोलसेंस एज मतलब क्या, पहले तो सुनते थे बॉयज़, अब तो गर्ल्स भी करने लगी हैं ड्रिंकिंग स्मोकिंग मोस्ट कॉमन। अब कॉलेज की एज में सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वैसे फ्रेंड्स मिल जाते हैं या वैसे ग्रुप में रहना है, वैसे लोगों की संगत मिल जाए तो एक दो बार लिया फिर वो लत लग जाती है, हैबिट पड़ जाती है। तो ये ऐसे ही स्टार्ट होता है और फिर पता नहीं चलता कहाँ पहुँच के। इसमें जो है अब मोस्टली जो प्रिवेंशन है, एक हमने लिखा है कि अवॉइड, मेन प्रिवेंशन होता है इसमें सबसे ज़्यादा पेरेंट्स और काउंसलिंग का, पेरेंट्स और टीचर्स का जो भी काउंसलिंग दिया जाता है। एक हमने लिखा है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब क्या, अब वो जो लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में हैं जो वो पीयर पर्सन्स जो कंपेयर करते हैं कि वो कैसा है, उसके मार्क्स कितने अच्छे आए, तेरे कैसे हैं, तू कैसा है, वो कितना अच्छा है, वो कितना गुड है, तुम कैसे हो, तो वैसे लोगों को अवॉइड करना, समाज में वैसे लोगों को अवॉइड करना, उनको बोल रहा है पीयर प्रेशर। उनकी वजह से जो प्रेशर आता है फिर उसमें कुछ भी करने लगता है इंसान, तो उस प्रेशर को अवॉइड करना है। उसके बाद पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टीचर्स और पेरेंट्स की काउंसलिंग, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, चैनलाइजिंग चाइल्ड की एनर्जी को यूटिलाइज करना बाकी चीज़ों में, लाइक रीडिंग, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, योगा, जो उसको पसंद हो वैसे। हेल्प चाहिए पेरेंट्स से। लुकिंग फॉर ड्रग साइंस, डेंजर साइंस के लिए लुकिंग करना मतलब क्या, कौन कौन से साइंस होंगे, फिर वो कभी सोता नहीं था, इतना अचानक से ज़्यादा सोने लगा है, हमेशा बाहर खेलता था, अब रूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा है, अलग अलग रहने लगा है, या उसके फ्रेंड्स बदल गए हैं, उसकी कुछ आदतें बदल गई हैं, तो उन साइंस को देखना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेना, सीकिंग फॉर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प, वो भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेट टॉक अबाउट ड्रग अब्यूज। इसमें ही अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज में, ड्रग अब्यूज मतलब क्या, कोई भी ड्रग्स मीन्स तो मेडिसिन, साइंटिफिकली बायोलॉजिकली हम पढ़ते हैं तो ड्रग मतलब मेडिसिन ही होता है, बट किसी भी ड्रग को, किसी भी मेडिसिन को जितना अमाउंट है उससे ज़्यादा लेना, या अमाउंट ज़्यादा है या बिना, विदाउट एनी पर्पस, मेडिकल पर्पस के अलावा उस दवाई को लेना, मतलब उस ड्रग का अब्यूज, ये है ड्रग अब्यूज। एनी केमिकल विथ मेडिकल प्रॉपर्टी, जो मेडिकल प्रॉपर्टी हो जिसमें, व्हेन टेकन फॉर पर्पस अदर देन मेडिकल यूज और इन अमाउंट्स फ्रीक्वेंसी दैट इम्पेयर्स वंस फिजिकल कंडीशंस को ही जो अफेक्ट कर दे, कंस्टिट्यूट्स ड्रग अब्यूज, उसको ड्रग अब्यूज बोलते हैं। जैसे मोस्ट, एक इसका अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं आपको तो इसका है आर्कोटिन। नार्कोटिक्स जो है, मॉर्फोलिन, ये एक दवा है, पेन किलर है, बट अगर आप उसको ज़्यादा लेने लगेंगे तो जल्दी जल्दी लेने लगेंगे तो उसको आदत पड़ जाएगी, लत लग जाएगी, तो एक वो हो गया। उसके अलावा अगर ऐसे लोगों को, किसी के पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए या कुछ कंडीशन हो और उनको वो लत लग चुकी है, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करते हैं, वो कफ सिरप भी पी लेते हैं, क्योंकि कफ सिरप में क्या है, उसमें भी कॉडेक्स है, कॉडीन है, जो हम आगे पढ़ेंगे, एक टाइप ऑफ नार्कोटिक्स ही है, तो उससे भी नशा चढ़ जाता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उस लत के लिए, उस आदत के लिए, उस नशे के लिए कफ सिरप भी पी सकते हैं, जो विच इज एक्चुअली अ मेडिसिन, कफ सप्रेसेंट के लिए है वो मेडिसिन, बट वर्किंग एज एडिक्टेड ड्रग, बिकॉज क्योंकि वो अब्यूज हो रहा है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एक ड्रग अब्यूज ही हो गया। सो ये ऐसे ड्रग अब्यूज, इसको बोलते हैं ड्रग अब्यूज। यू नोट दिस डाउन। नेक्स्ट लेक्चर में हम उस ड्रग अब्यूज में ही कैटेगरीज उसकी कंटिन्यू करेंगे।